प्रिय विद्यार्थियों, हम आज हायर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा 2023 विषय समाजशास्त्र कक्षा 12वीं का पेपर हल करने जा रहे हैं, जिसके लिए समयावधि 3 घंटे एवं पूर्णांक 80 रखा गया है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सर्वप्रथम हम प्रथम प्रश्न पे आते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? जिसका सही उत्तर है केरल। द्वितीय प्रश्न, भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक कौन सा है? इसका सही उत्तर है शिक्षा। कौन सी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है? इसका सही उत्तर है साहू। अब हम चौथे प्रश्न पे आते हैं। भूमंडलीकरण की दशा में विदेशी पूंजी के निवेश को देश में प्रोत्साहन देने की नीति को कहा जाता है, तो इसे उदारीकरण। इसके पश्चात हम पांचवें प्रश्न में आएंगे। कौन सी दशा उदारीकरण की समीक्षा को दर्शाती है? इसका सही उत्तर है उद्योगों का आधुनिकीकरण। अगला प्रश्न है, तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जिसका सही उत्तर है जमींदारों के शोषण का विरोध करना। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है, संयुक्त परिवार के मुखिया को कर्ता कहते हैं। दूसरा है, भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। तीसरा है, गांव में विभिन्न बस्तियों के निर्माण का मुख्य आधार जाति है। भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सन 1963 में की गई थी। दिहाड़ी मजदूरों को काम पर लगाने का कार्य साधारण तथा नियोजक द्वारा किया जाता है। बोडो और मिजो आंदोलनों का संबंध भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से है। सातवां है, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है गोपाल कृष्ण अग्रवाल। इसके पश्चात हम प्रश्न नंबर 3 में आ जाएंगे। निम्न में से सही जोड़े बनाइए। इरावती कर्वे की पुस्तक का नाम है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इरावती कर्वे, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। समाज सुधार के जनक राजा राममोहन रॉय। सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिकता की भावना। कृषि ऋणग्रस्तता में वृद्धि, जब कृषि ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई थी तब हरित क्रांति को शुरू किया गया था। विनिवेश, सार्वजनिक उद्योगों, सार्वजनिक उद्योग। गौरा देवी ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। निम्नलिखित का एक वाक्य में उत्तर देना है अब हमें। रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को किस नाम से संबोधित किया है? कृषक समाज। अगला है प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? तो प्रभु जाति की अवधारणा M.N. श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी। भारत में आपातकाल की घोषणा किन वर्षों में की गई थी? 1975 और 1977। भारत की संस्कृति में बहुत से महत्वपूर्ण त्यौहार किस अवसर पर मनाए जाते हैं? तो ये धार्मिक अवसरों पे मनाए जाते हैं। जिस समाज में एक बड़ी संख्या में लोग उद्योगों द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं, उसे औद्योगिक समाज कहते हैं। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 में प्रारंभ हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी। सत्य असत्य। प्रश्न नंबर 5 है, सत्य असत्य लिखिए। पहला, भारत में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर क्या अधिक है? ये असत्य है। दूसरा है,
सामाजिक विषमता का बंद स्तरीकरण से क्या घनिष्ठ संबंध है? ये सत्य है। तीसरा है, नागरिक समाज की प्रकृति गैर राजनीतिक है। ये असत्य है। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। हाँ, अपनाया गया। ये सत्य है। उदारीकरण के फलस्वरूप भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। ये सत्य है। गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम नमामि गंगे है। ये सत्य है। अब हम प्रश्न नंबर 6 में आते हैं। जननांकिकी का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, जनता के विभिन्न वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों का संकलन या अध्ययन करने वाली विधा मानव जनसंख्या की विशेषताओं का जनसांख्यिकीय अध्ययन या विश्लेषण करना कहलाती है। अथवा में एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, जब किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर में कमी होती है, बाल मृत्यु दर में कमी होती है, लेकिन जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है, तो इन सब के संयुक्त प्रभाव के कारण जनसंख्या में बहुत तेजी से हुई वृद्धि को, इस स्थिति को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रतिस्थापना स्तर किसे कहते हैं? प्रतिस्थापना स्तर का अर्थ एक ऐसी अवस्था से है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। कभी कभी कुछ समाजों को ऋणात्मक समृद्धि दर की स्थिति से भी गुजरना होता है, अर्थात उनका प्रजनन शक्ति स्तर प्रतिस्थापना दर से नीचा रहता है। अगला प्रश्न है, जाति को परिभाषित कीजिए। वास्तव में जाति मनुष्यों के अंतर्विवाही समूह या समूहों का योग है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता अर्जित न होकर जन्म से प्राप्त होती है, जिसके सदस्य समान या मिलते जुलते पैतृक धंधे या धंधा करते हैं और जिसकी शाखाएं समाज के अन्य समूहों की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक निकटता का अनुभव करती है। अथवा में प्रश्न है, प्रजाति का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, प्रजातियों को जीवों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें समान व्यक्ति शामिल होते हैं जो आपस में जीनों का आदान प्रदान करने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, पूर्वाग्रह का अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना। इसका अथवा प्रश्न है अन्यथा सक्षम शब्द का क्या अभिप्राय है? अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को गैर औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो या तो अक्षमता की गंभीरता या निम्न स्तर की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के कारण औपचारिक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 में। प्रश्न नंबर 10 है, नागरिक समाज क्या है? इसका उत्तर है, नागरिक समाज का तात्पर्य सरकार तथा व्यावसायिक संगठनों से इतर ऐसे सामाजिक संगठनों से है जो स्वेच्छा तथा सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं। गैर सरकारी संगठन, उपभोक्ता संगठन, पर्यावरणीय समूह तथा सामाजिक उद्देश्य से निर्मित सहकारी संगठन नागरिक समाज के अच्छे उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है जो कि अथवा में दिया गया है, क्षेत्रवाद से क्या तात्पर्य है? लिखिए। इसका उत्तर है, क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है। प्रश्न नंबर 11, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। इसका आशय यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अथवा प्रश्न है,
समावेशी राष्ट्र का क्या आशय है, लिखिए। इसका उत्तर है समावेशी विकास का अर्थ ऐसे विकास से लिया जाता है जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हों तथा जो गरीबी को कम करने में मददगार साबित हो। इसमें अवसर की समानता प्रदान करना तथा शिक्षा व कौशल के लिए लोगों को सशक्त करना शामिल है, अर्थात अवसरों की समानता के साथ विकास को बढ़ावा देना। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 12 पे। संरचनात्मक परिवर्तन का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, इसका अर्थ है कि जब समाज में चल रही संस्थाओं अथवा नियमों में परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर प्राचीन समय में वस्तु अथवा सेवाओं का लेन देन चलता था, परंतु आजकल विनिमय व्यवस्था नहीं बल्कि वस्तु के बदले में पैसे दिए जाते हैं। अथवा में प्रश्न है, औद्योगिकरण से क्या आशय है? औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला होता है। वस्तुतः यह आधुनिकीकरण का एक अंग है। बड़े पैमाने की ऊर्जा खपत, बड़े पैमाने पर उत्पादन, धातु कर्म की अधिकता आदि औद्योगिकरण के लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 13, विनिवेश से क्या आशय है? उत्तर है, विनिवेश से आशय किसी देश की सरकार किसी उद्योग या किसी कंपनी का योजनाबद्ध रूप से आर्थिक बहिष्कार करने से है, ताकि उसे अपनी नीतियों को बदलने के लिए विवश किया जाए। इसके अथवा में प्रश्न है, हड़ताल तथा तालाबंदी में क्या अंतर है? उत्तर है, तालाबंदी नियोजक द्वारा की जाती है। दूसरा बिंदु है, हड़ताल की सूचना कामगारों या श्रमिकों द्वारा नियोजक को दी जाती है। तृतीय बिंदु है, तालाबंदी की सूचना श्रमिक या कामगारों को या निर्धारित अधिकारी को दी जाती है। अगला बिंदु है, हड़ताल करने के पीछे कोई संयुक्त उद्देश्य या समान उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 14 में आते हैं हम, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? लिखिए। उत्तर है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अलग अलग मार्केट एवं आर्थिक योजनाओं का मिश्रण है, जिसमें निजी क्षेत्र और राज्य अर्थव्यवस्था का निर्देशन करते हैं, या फिर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व का मिश्रण होता है। अथवा में प्रश्न दिया गया है, भारत में उदारीकरण के मुख्य उद्देश्य लिखिए। इसका उत्तर है, आर्थिक विकास का मौलिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिरता के साथ आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। आर्थिक विकास एवं उदारीकरण प्रक्रिया को अधिक सफल बनाने के लिए औद्योगिक नीति को अधिक उदार एवं गतिशील बनाना होगा। देश के घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, कार्यशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाना होगा। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 15, संस्कृतिकरण का क्या अर्थ है? लिखिए। उत्तर है, उच्च जाति का अनुसरण करके निम्न जाति अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती है, इसी को संस्कृतिकरण की अवधारणा कहा जाता है। अथवा में प्रश्न है, समाज सुधार आंदोलन का क्या अर्थ है? उत्तर है, समाज सुधार आंदोलन रिफॉर्म मूवमेंट एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है जिसका लक्ष्य समाज के किसी क्षेत्र एस्पेक्ट को अपेक्षाकृत धीरे धीरे परिवर्तित करके उसे बेहतर बनाना होता है। इसमें तीव्र परिवर्तन या मूलभूत परिवर्तन का लक्ष्य नहीं होता, इसीलिए यह क्रांतिकारी आंदोलन से भिन्न होता है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 16, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण हमें बताने हैं। इसका सही उत्तर है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, जीवन प्रत्याशा, विवाह एवं संतान प्राप्ति की अनिवार्यता, अशिक्षा एवं अज्ञानता, बाल विवाह, अंधविश्वास आदि। अथवा में प्रश्न दिया गया है, भारत में जननांकिकी से संबंधित विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर होगा, भारत में स्वतंत्रता के बाद जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी होने के बाद भी हमारी जनसंख्या का आकार बहुत तेजी से बढ़ा। इस समय भारत से अधिक जनसंख्या केवल और केवल चीन में है, और कभी भी हम चीन से आगे निकल सकते हैं। द्वितीय बिंदु है, भारत में जनसंख्या में विभिन्न धर्मों और एवं संप्रदायों से संबंधित लोगों का समावेश है। अनेक जनजातियों के लोग परिवार नियोजन में विश्वास नहीं करते। तृतीय है, भारत में आज भी लगभग 72% लोग गांव में निवास करते हैं। गांव में साक्षरता की कमी होने के साथ ही संयुक्त परिवारों का प्रचलन अत्यधिक है। इसके फलस्वरूप बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति ग्रामीणों में कोई जागरूकता दिखाई नहीं देती। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं, सातवीकरण एवं एकीकरण की नीति में अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर का प्रथम बिंदु है। एकीकरण एक लक्ष्य है, जबकि सात्वीकरण की प्रक्रिया इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। सात्वीकरण में प्राप्त की गई सफलता एकीकरण की स्थिति को भी संभव बनाती है। द्वितीय बिंदु है सात्वीकरण की प्रक्रिया का अधिक संबंध समूहों की सांस्कृतिक विशेषताओं में समानता हो जाना है, जबकि एकीकरण का संबंध उन सभी पक्षों में एकता आ जाने की दशा से है जो सामाजिक संगठन के लिए आवश्यक है। तृतीय बिंदु है सात्वीकरण का मुख्य संबंध समरूपता से है, जबकि एकीकरण की प्रक्रिया संपूर्ण समूह के संगठन से संबंधित है, भले ही सदस्यों में एक रूपता की मात्रा कम या अधिक क्यों ना हो। प्रश्न नंबर 18 में अगर आते हैं हम, तो हम देखते हैं औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, जिसका उत्तर है औद्योगिकरण और शहरीकरण या नगरीकरण दो प्रक्रियाएं हैं जिनके बीच एक संबंध मौजूद है, हालांकि दोनों में अंतर भी है। औद्योगिकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें एक विशेष समाज एक कृषि समाज से एक औद्योगिक समाज में बदल रहा होता है। दूसरी ओर शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग गाँव से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करके जा रहे होते हैं। 8वां में प्रश्न दिया गया है मध्यकाल को अंधा युग क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है मध्यकाल यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा गया है कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था, न ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प था और अंधविश्वास से युक्त था। प्रश्न नंबर 19 में आते हैं नगरीकरण की प्रमुख समस्याएं लिखिए। नगरीकरण में कृषि एवं घरेलू उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाता क्योंकि उपलब्ध पूंजी का अधिकांश भाग बड़े तथा भारी उद्योगों में लग जाता है। नगरों में स्थित होते हैं। गांव से नगरों की तरफ तेजी से होने वाले प्रवास ने नगरों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न करती है। यहाँ रोजगार खोजने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, परंतु रोजगार के अवसरों में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो पा रही है। नगरों में तेजी से बढ़ती भीड़ ने वहां आवास की समस्या उत्पन्न कर दी है। गांवों से नगरों में आने वाले लोगों को जब रहने का स्थान नहीं मिलता तो लोग नगरों में जहां भी स्थान मिलता है वहां झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। इससे नगरों में झुग्गी झोपड़ी गंदी बस्तियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जाती है। 8वां में प्रश्न दिया गया है ब्राह्मण समाज द्वारा किन कुरीतियों का विरोध किया गया था। तो इसका सही उत्तर है समाज में व्याप्त सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह के विरोध में जोरदार संघर्ष हुआ। प्रश्न नंबर 20 में आते हैं अब हम परिवार सामाजिक संरचना की दूरी है स्पष्ट करें। इसका उत्तर है परिवार समाज की एक इकाई है। परिवार से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है। अगर परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ व खुशहाल होंगे तो समाज भी खुशहाल होगा। पारिवारिक सुख और शांति के लिए परिवार के सदस्यों के मध्य आपसी स्नेह, विश्वास और सम्मान आवश्यक है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे हमने सुना ही है कि सर्वकालिक सत्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारा जो व्यवहार दूसरों के प्रति होगा वही हमें भी प्रतिफल स्वरूप मिलता है। अगर परिवार के सदस्य आपस में प्रेम से रहेंगे, मेलजोल से रहेंगे तो परिवार में भी सुख एवं शांति का वास होगा। वस्तुतः सुखद परिवार जीवन के लिए अच्छे संस्कारों और सहिष्णुता का होना बहुत ही जरूरी है। इसके 8वां में प्रश्न दिया गया है कि परिवार की विशेषताएं लिखिए। सार्वभौम पहला है परिवार की विशेषताओं में पहला है सार्वभौमिकता। परिवार सभी समाजों एवं संस्कृतियों में पाया जाता है और मानव परिवार में ही जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत तक परिवार में ही रहता है। दूसरा बिंदु है भावनात्मक आधार। परिवार मानव की भावनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। प्रेम, स्नेह, त्याग, सुरक्षा आदि बातें परिवार में ही हमें प्राप्त होती हैं। तीसरा है सीमित आकार। सीमित आकार से तात्पर्य है परिवार के सदस्यों की संख्या कम होने से है। छोटे आकार के कारण ही मानव का समुचित विकास परिवार में संभव है। चतुर्थ बिंदु में अगर हम दृष्टि डालते हैं तो सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार में प्रत्येक सदस्य के अन्य सदस्यों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं जिनका उसे निर्वाह करना होता है। वह अन्य सदस्यों के हितों के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान भी कर देता है। 5वां बिंदु है परिवार सामाजिक नियम। परिवार एक ऐसी समिति है जिसका निर्माण आसान है परंतु उसे तोड़ना अत्यधिक कठिन। परिवार के सदस्यों पर विवाह एवं उत्तराधिकार के नियम भी परिवार के द्वारा ही लागू किए जाते हैं। 6वां बिंदु है स्थायी एवं अस्थायी प्रगति। परिवार एक संस्था भी है और एक समिति भी है। संस्था के रूप में परिवार की प्रगति स्थायी है। परिवार के नियम, रीति रिवाज, परंपराएं आदि के रूप में परिवार एक संस्था है जो स्थायी है। प्रश्न नंबर 21 में अगर हम नज़र डालते हैं तो सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं पूछी गई हैं। इसका सही उत्तर है पहला बिंदु है
सार्वभौमिकता। सामाजिक स्थिरीकरण किसी न किसी रूप में विश्व के प्रत्येक समाज में पाया जाता है। प्रतिष्ठा, धन, दौलत, सत्ता के आधार पर हर समाज में व्यक्तियों की विभिन्न परिस्थितियां होती हैं। इन्हीं के आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण का निर्माण होता है। द्वितीय बिंदु है आपसी संबद्धता। इसके तहत समाज के विभिन्न स्थायी समूह व श्रेणियां उच्चता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में विभिन्न स्तर एक दूसरे से पृथक न होकर परस्पर संबद्ध होते हैं। तृतीय बिंदु है स्थायित्व। इसके अंतर्गत किया गया स्थिरीकरण स्थायी होता है। जब तक स्थिरीकरण इकाइयों में स्थिरता न आ जाए तब तक उसे स्थिरीकरण की संज्ञा नहीं दी जा सकती। चतुर्थ बिंदु है उच्चता एवं निम्नता की भावना। हमेशा समाज उच्च व निम्न सामाजिक इकाइयों में विभाजित होता है। यह उच्चता एवं निम्नता कहीं कहीं स्पष्ट एवं कहीं कहीं अस्पष्ट भी हो जाती है। वास्तव में समाज में पाई जाने वाली ऊंच नीच की व्यवस्था का दूसरा नाम ही सामाजिक स्थिरीकरण है। प्रश्न नंबर 22 में अगर हम नज़र डालते हैं तो भूमि सुधार के कुल 4 उद्देश्य पूछे गए हैं, जिसका उत्तर है पहला बिंदु है कृषि अर्थव्यवस्था का अतिशीघ्र विकास करना है। द्वितीय बिंदु है कृषि भूमि के वितरण की असमानताओं को समाप्त करना है। तृतीय बिंदु है भू व्यवस्थाओं को अधिक कार्यकुशल व प्रभावी बनाना है। चतुर्थ है भू संबंधों में शोषण को समाप्त करना है। पांचवा बिंदु है समानता के आधार पर सामाजिक ढांचे के निर्माण की व्यवस्था करना। और छठवां बिंदु है भूमिहीन किसानों को प्राप्त भूमि का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता जारी रखना। सातवां बिंदु है चकबंदी के कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करना। आठवां बिंदु है भूमिहीनों को रिहायशी भूखंड देने की व्यवस्था करना। अब इसके पश्चात हम प्रश्न नंबर 23 में आते हैं। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है नर्मदा आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो एक जन आंदोलन के रूप में उभरा कई समाज सेवियों, पर्यावरणविदों, छात्रों, महिलाओं, आदिवासियों, किसानों तथा मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का एक संगठित समूह बना। आंदोलन ने विरोध के कई तरीके अपनाए, जैसे भूख हड़ताल, पदयात्राएं, समाचार पत्रों के माध्यम से तथा फिल्मी कलाकारों तथा हस्तियों को अपने आंदोलन में शामिल कर अपनी बात आम लोगों और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके मुख्य कार्यकर्ताओं में मेधा पाटकर के अलावा अनिल पटेल, बुकर सम्मान से नवाजी गई अरुंधति रॉय, बाबा आमटे आदि शामिल हैं। सितंबर 1989 में मध्य प्रदेश के हरसूद जगह पर एक आम सभा हुई जिसमें 200 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के 45,000 लोगों ने भाग लिया। भारत में पहली बार नर्मदा का प्रश्न अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। बहुत बहुत धन्यवाद।